नमस्कार। कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गौतम। कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं छात्र राजनीति पर। छात्र राजनीति लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्राथमिक पाठशाला भी कही जाती है। ये वही मंच है जहां से कल के नेता तैयार होकर निकलते हैं। इसे किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की नर्सरी कहना भी गलत नहीं होगा। अगर हम इतिहास पर नजर दौड़ाएं तो हमेशा से ही छात्र आंदोलनों ने बहुत से बड़े बदलावों में अहम भूमिका निभाई है, उसकी नींव रखी है। अगर बात करें आज़ादी की लड़ाई की हो या फिर सामाजिक सुधारों से जुड़ी व्यवस्थाओं से जुड़े आंदोलनों की, तो छात्रों ने हमेशा ही अपनी आवाज़ को बुलंद तरीके से उठाया है। हिमाचल प्रदेश के जो विश्वविद्यालय हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर पिछले लंबे समय से करीब 11 वर्षों से छात्र संघ का चुनाव नहीं हुआ है। इसे लेकर लगातार जो युवा वर्ग है, जो संगठन है, छात्र संगठन है, वो भी इन चुनावों को बहाल करने के लिए लगातार मांग करता रहा है। इतने वर्षों में क्या कुछ बदलाव आए हैं, और एक छात्र जीवन में जब छात्र राजनीति की शुरुआत करता है तो जो मुख्य धारा की राजनीति है, राष्ट्रीय स्तर की राजनीति है, वहां तक पहुंचने में कितना महत्वपूर्ण योगदान एक छात्र राजनीति से शुरू करने पर रहता है। इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे और जो बदलाव इतने समय में आया है उसको भी जानेंगे। कार्यक्रम में आज हमारे साथ जो दो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। शिखा चौहान जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं, और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं कार्तिक शर्मा, जो कि छात्र हैं और लॉ कर रहे हैं अभी। सबसे पहले दर्शकों आपको बता दूं कि शिखा चौहान जी जो है वो 2008 और 9 में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में एससीए की पहली महिला प्रेसिडेंट रही है, और पूरे भारत में एससीए की दूसरी महिला प्रेसिडेंट होने का तमगा भी इनके नाम पर है। शिखा चौहान जी, सबसे पहले आप ही से सवाल करूंगी जी। जो छात्र राजनीति का जीवन आपने खुद जिया है, छात्र राजनीति में आप एक्टिव रही है, कितना महत्वपूर्ण आप मानती है छात्र राजनीति को राष्ट्रीय स्तर की जो मुख्य धारा की राजनीति है वहां तक पहुंचने में किस तरह से पॉलिश होता है एक छात्र? कितनी महत्वपूर्ण जो छात्र संघ के चुनाव है उसकी क्या अहमियत मानती है? देखिए, सबसे पहले तो आपका जो सवाल है मैं उसको दो हिस्सों में बांटूंगी कि छात्र संघ के जो चुनाव है उसका रेलेवेंस क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है। किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, जो शिक्षण संस्थान हमारे हैं, वहाँ पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना बड़ा ज़रूरी है जहाँ पर छात्र अपनी बात अथॉरिटी तक पहुंचा सके। अभी क्या है कि शिक्षण संस्थानों में संगठन तो हैं मगर वो प्लेटफॉर्म नहीं है, वो प्लेटफॉर्म उनसे छीन लिया गया। जो डायरेक्ट अथॉरिटी से बात करता था, अपनी मांगे रखता था और सवाल पूछता था। सवाल कई तरह के हैं। यूनिवर्सिटी, शिक्षण संस्थानों को, यूनिवर्सिटीज को ग्रांट आती है, वो ग्रांट कहाँ जा रही है? क्या वो ग्रांट वहीं इस्तेमाल हो रही है जहाँ होनी चाहिए? ये सवाल कौन पूछेगा? क्या वो गाड़ियां लेने के लिए ग्रांट इस्तेमाल तो नहीं हो रही है जो फीस के लिए थी? आज के समय में, जैसे आपने अपनी बात शुरुआत करी कि पिछले 11 सालों से चुनाव जो हैं वो बंद हैं, और मैंने 2008-9 में जब चुनाव जीता था, हमारे समय में 200 रुपए का जो फॉर्म भरा जाता था वो आज की डेट में 2000 रुपए का फॉर्म है। जबकि जो स्ट्रेटा है सोसाइटी का, जो हमारा स्तर है समाज में, वो आज भी वही है। हमारा इनकम इतनी ज्यादा नहीं बढ़ गई है कि जो लोग 200 रुपए दे सकते थे आज 2000 रुपए दे सकते हैं। और हमारा विश्वविद्यालय जो है वो पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा मात्र विश्वविद्यालय है जहां पर 80% छात्राएं पढ़ने के लिए आती हैं। और मुझे ये कहने में शर्म नहीं आती कि छात्राएं इसलिए नहीं हैं कि छात्र नहीं हैं। छात्राएं इसलिए हैं क्योंकि आमतौर पर जहां पर बेटों के लिए शिक्षा में पैसा खर्च किया जाता है परिवारों में, और बेटियों के लिए उतना पैसा खर्च नहीं किया जाता, तो आप हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जाएं, आपको वहां उच्च शिक्षा मिलेगी, अच्छे स्तर की शिक्षा मिलेगी। और उन बेटियों को वहां भेजा जाता था आंख बंद करके कि जाओ बेटा पढ़ो, और बेटियों ने अपना लोहा मनवाया है पढ़ाई करके, क्योंकि उनके लिए वो जो इन्वेस्टमेंट थी वो बड़ी निम्न स्तर की थी। आज की तारीख में छात्र संघ चुनावों के ना होने की वजह से सीधा जो इम्पैक्ट पड़ा है वो उन घरों पर पड़ा है जो घर पहले आंख बंद करके अपने बच्चों को इस विश्वविद्यालय में पढ़ने भेजते थे। आज उनको पहले अपनी बगले झांकनी पड़ती है, अपना बटुआ देखना पड़ता है कि कितने पैसे हमारी जेब में हैं, क्या हम दोनों बच्चों की, तीनों बच्चों की परवरिश में और उनकी शिक्षा में ये पैसे लगा सकते हैं। तो और आप जानते हैं हम एक ऐसे समाज में हैं, हिंदुस्तान में है, जहाँ पर जब पैसे की बात आती है तो सबसे पहले बेटों के लिए हो जाता है कि अच्छा बेटा इंजीनियर बन जाएगा, बेटी का तो ब्याह हो जाना है।
तो हमारा विश्वविद्यालय को एक वो कहते हैं ना कि वो तमगा था, वो क्राउन था कि हमारा विश्वविद्यालय कम पैसे लेकर के बेटियों को शिक्षित करता है, उच्च शिक्षा देता है, आगे बड़ी बड़ी जगहों पे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, वो चीज कम हुई है। दूसरा आपका सवाल ये था कि पॉलिश होते हैं और हम कैसे राष्ट्रीय स्तर पर जाने की बात करते हैं। देखिए, मेरा इसमें एक अलग ओपिनियन है कि राष्ट्रीय स्तर पर जाने के लिए छात्र राजनीति जरूरी है, लेकिन क्योंकि आप छात्र राजनीति कर रहे हैं इसलिए आप राष्ट्रीय स्तर पर भी राजनीति करें, ऐसा जरूरी नहीं। बिल्कुल। मैं छात्र संघ की पहली अध्यक्ष बनी लड़की, लेकिन मैंने कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी से मैं कभी नाता नहीं रहा। हालांकि आपकी आइडियोलॉजीज रहती हैं, वो कहते हैं कि यूनिवर्सिटीज आर द बैटलफील्ड फॉर आइडियाज। मेरी वो आइडियोलॉजी इंक्लाइंड जरूर रही, सही और गलत का हमने कोशिश करी फर्क देखने में, लेकिन नेशनल लेवल पर राजनीति में एक समझ रखने के लिए ये बड़ा जरूरी है कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि नर्सरी कहा जाता है इस जगह को। हमने तो जब राजनीति की तो सबसे पहले हमने अपने सीनियर से, संगठन में भी अपने सीनियर से एक बात सीखी थी कि क्लास जाना नहीं छोड़ना है। जिस सब्जेक्ट में आप जा रहे हो, जो पढ़ाई आप कर रहे हो, उसमें आप सबसे आगे जाने चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमने बहुत अलग अलग कॉर्नर्स की पढ़ाई करी है और उसके बाद ही हम छात्र संघ चुनावों में उतर करके छात्रों के बीच में आए थे। बिल्कुल बिल्कुल। शिखा जी, जितनी बारीकी से आपने समझाया कि क्या बदलाव जो आए, हालांकि मैं इस पे अगले सवाल पे आने चाहती, पर आपने इसका जो बहुत ही बारीकी से जवाब दिया है, क्या कुछ बदलाव है। अभी मैं आपसे इसी का जवाब लेना चाहूंगी कि कार्तिक, आप क्या देखते हैं? आप हैं आज के छात्र, आज एससीए तो है, यूनिवर्सिटीज की बात करना चाहूंगी, एससीए है, गठित है, लेकिन जो एससीए गठित करने का जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से बदला हुआ है, क्योंकि छात्र संघ का चुनाव अभी नहीं हो रहा है। एससीए गठित होती है, प्रशासनिक तौर पर ही उसे गठन उसका किया जाता है और मेरिट के आधार पर ये एससीए गठित होती है। कितनी सही साबित हो रहा है ये कदम, और आपको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोगों की तरफ से भी लगातार जो है छात्र संघ के चुनावों की बहाली की मांग की जाती रही है? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं इस चीज़ पे आवाज़ देना चाहूँगा अपनी कि जो वॉइसेस होती है यूथ की, आज की यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स की, वो एक तो सही वॉइस, सच्ची वॉइस और सही चैनल से वॉइस जो है वो पहुंचनी चाहिए, चाहे वो अथॉरिटीज़ है, चाहे वो अन्य स्टूडेंट्स हैं उनके पास। अब आज के टाइम पे जो हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में एससीएज हैं, तो स्टूडेंट बॉडीज़ हैं, तो बट वो कहीं ना कहीं उसमें स्टूडेंट्स की ना चलती है, ना उनके मुद्दों को उठाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो उसका जेनेसिस है, जिस चीज़ से वो बनी है, वो है यूनिवर्सिटीज़ की एडमिनिस्ट्रेशन। बच्चों को जो भी इश्यूज़ हैं वो किससे होंगे? एडमिनिस्ट्रेशन से। तभी तो वो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने अपने मुद्दे उठाते हैं। पर अगर वही एडमिनिस्ट्रेशन उसी एससीए की संरचना कर रही है, उसको बना रही है, तो इसमें तो मैं बोलूँगा कि इसमें तो छात्रों की सबसे पहले आवाज़ ही नहीं है, सच्ची आवाज़ ही नहीं है। ट्रस्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चलती है, विश्वास के ऊपर। वो विश्वास ही जब संस्थान में नहीं रहेगा तब वो एक सिर्फ नाम मात्र संस्थान रह जाएगा, उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। दूसरी चीज़, एससीए में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक क्राइटेरिया पहले तो हमारे जो विश्वविद्यालय हैं वो अच्छी तरह बना नहीं पा रहे हैं। एक सिंपल सा, ऑब्जेक्टिव सा, डायरेक्ट सा, विदाउट एनी लॉजिक जो क्राइटेरिया उन्होंने बनाया है वो यह है कि एकेडमिक स्कोर जिसका अच्छा होगा उसको हम एससीए में लेंगे। क्या वो एकेडमिक जो पढ़ने वाला बच्चा है, क्या वो छात्र मुद्दों की तरफ रुचि भी रखता है या नहीं? क्या वो पढ़ने वाला बच्चा वो तो नहीं जिसको सारी सुख सुविधाएं हैं और वो अच्छा स्कोर कर ले रहा है, पर एक जो बच्चा ट्राइबल है, एक जो लड़की है और एक जो पिछड़े वर्ग समाज से बच्चा आता है, उसकी समस्याओं से उसको रूबरू मतलब समझ भी पा रहा है या नहीं? दूसरी चीज़ तो ये रही कि वो इश्यूज़ के साथ कनेक्ट नहीं कर पाता। और तीसरी चीज़, अगर वो इश्यूज़ के साथ कनेक्ट कर भी ले तो क्या वो बच्चा उन इश्यूज़ को उठाने की ताकत रखता भी है या नहीं? क्योंकि अंत में उसको बनाती कौन है? एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन की वो कठपुतली है ही, वो एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जा नहीं सकती। तो ये जो डायरेक्ट इलेक्शंस हैं ये तो बंद हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में भी ये इलेक्शंस बंद हैं 2013 से, मतलब 2013 के बाद 2014 से। और यही है कि बॉडी तो है, बस नाम मात्र बॉडी है, बच्चों का ट्रस्ट नहीं है उसमें। ठीक है।
शिखा मैडम, 2013 में उसके बाद से जब से इलेक्शन बंद हुए, 14 के बाद से ये एक तर्क दिया गया इलेक्शन बंद करने का कि वायलेंस जो हुई थी 2013 के इलेक्शन के दौरान, तो उसको एक बड़ा तर्क दिया गया इलेक्शन को बंद करने के लिए। क्या आपको लगता है कि इतने सालों में ये बदलाव जो है उसकी वजह से अब कोई भी वायलेंस, को भी हिंसात्मक जो चीज़ें हैं वो कैंपसेस में नहीं होती है? देखिए, ये तो बहाना है। जब चुनाव बंद करने थे तो बहाना तो होना था, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन अपने फेलियर की बात नहीं करेगा। एडमिनिस्ट्रेशन सीधा सवाल उठाएगा छात्रों पर। आंकड़े उठा करके देख लीजिए कि जब जब चुनाव हुए हैं, क्या तब वायलेंस ज्यादा हुई या जब चुनाव बंद हुए वायलेंस तब ज्यादा हुई? क्योंकि तब अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाती है छात्रों की, छात्र संगठनों की, छात्र के प्रति, आम छात्र के प्रति। और वायलेंस तो रिलीजियस प्रोसेशंस में भी होते हैं, तो क्या रिलीजियस प्रोसेशंस को हिंदुस्तान में बंद कर दिया गया? वायलेंस के किस्से हमने पार्लियामेंट में और कई विधानसभाओं में देखे, तो क्या विधानसभाएं और पार्लियामेंट बंद कर दी गई? ये एक सिर्फ बहाना है। मेरे समय में एक बात उठाई गई कि लड़कियों के लिए माहौल अच्छा नहीं है, वहां पे पत्थरबाजी होती है, वहां लड़ाइयां होती है। मैंने एक साल पूरा 24 घंटे, मैं कहूंगी होली, दिवाली, संडे, सैटरडे कुछ नहीं छुट्टी थी जी, हम काम करते थे। एज अ गर्ल मैं बॉयज हॉस्टल में मेसेज के राउंड्स पे गई हूँ, बॉयज हॉस्टल के राउंड्स पे गई हूँ। आपके सामने एक बहुत जिंदा एक लड़की आज भी खड़ी है। हमको कभी मुश्किल नहीं आई। ये तो बहुत अच्छी बात हमारे साथी ने कही कि जो सवाल उठा ही नहीं सकता, आप उनको जाकर के एक प्लेटफॉर्म दे दीजिए कि आप बैठ जाओ वहां पर। वो सवाल उठा नहीं सकते, इसलिए नहीं कि वो इनकेपेबल हैं, इसलिए कि बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि उनको पता ही नहीं है कि बैकग्राउंड क्या है तकलीफों का। आप एक छात्रा को हॉस्टल अलॉट नहीं करते हैं, वो रात भर सड़क पे रहती है। और मेरे जैसे अच्छे परिवार के लोग जो हैं वो अपने घरों से सुबह 9 बजे, 9:30 बजे यूनिवर्सिटी कैंपस में पहुंचते हैं। आप मुझे बिठा दो कुर्सी पर कि भाई तुम एससीए के अध्यक्ष हो, मैं वो सवाल नहीं पूछ पाऊंगी जो सवाल वो छात्रा पूछ पाएगी जिसने सारी रात सड़क पे गुजारी है, जिस पर गुजर रही है, जिस पे गुजर रही है, जिसको तकलीफ है। तो ये तो इलेक्शन बंद करने का इसलिए तरीका था, मैं नाम नहीं लूंगी, वो वाइस चांसलर साहब आए थे, उन्होंने ये इलेक्शन इसलिए बंद किए थे क्योंकि कुछ छात्र संगठनों ने उनके ऊपर कुछ सवाल उठाए थे करप्शन को लेकर के, और ये सीधा मुद्दा जो था वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में गया और एक मत से ये इशू बाहर आया कि ऐसा करते हैं, इलेक्शंस बंद कर देते हैं। तो इसका जो सीधा असर है वो तो छात्रों के वेलफेयर पे पड़ा है। इसमें इससे वायलेंस का कोई लेना देना नहीं है। स्कूलों में, कॉलेजेस में, पूरे हिंदुस्तान में गोलियां चलती हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटीज में इलेक्शंस हो रहे हैं, बिल्कुल वहां पर भी जो है वो डेमोक्रेटिक सेटअप का ध्यान रखा जा रहा है। हिंदुस्तान जो दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक सेटअप है, वहां पर इन चुनावों का बंद होना अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है। ठीक है कार्तिक, क्या आपको लगता है कि जो प्रेजेंट सिनेरियो में इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, छात्र संघ का चुनाव नहीं हो रहा है, उससे आप लोगों का, यंग जनरेशन का, जेंसीज का लोकतांत्रिक अनुभव हैम्पर हो रहा है? देखिए मैम, सबसे पहले तो लोकतंत्र, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भारत को लोकतंत्र की जननी कहते हैं। भारत जो है वो लोकतंत्र की जननी अगर है तो इसमें बच्चे को, और यूनिवर्सिटीज़ तो वो आपने कहा कि वो नर्सरी है पॉलिटिक्स की, यूनिवर्सिटी में अगर बच्चा नहीं सीखेगा तो वो कहाँ सीखेगा? तो अगर वहाँ पे प्रैक्टिकल प्रोसीजर्स फॉलो नहीं किए जाएं और ट्रू एंड डायरेक्ट प्रोसीजर्स फॉलो नहीं किए जाएं इलेक्शन के, वो प्रोसीजर जो हमारे पार्लियामेंट्री लोकसभा इलेक्शंस में होते हैं, विधानसभा के इलेक्शंस में होती है, पंचायती राज इलेक्शंस में होते हैं, वो फॉलो नहीं किए जाएं, तो मैं मानता हूँ कि इससे एक तो हमें बाहर की पार्लियामेंट्री, लेजिस्लेटिव, विधानसभा और पंचायती इलेक्शंस के प्रोसीजर के बारे में पता नहीं चलेगा, और बाद में जो है वो हमें इश्यूज़ के बारे में पता नहीं चलेगा। लीडरशिप क्वालिटीज़ जो है वो एक छात्र जो यूनिवर्सिटी में एम्बाइब करता है, यूनिवर्सिटी में देखता है, सीखता है, वो डेवलप नहीं कर पाएगा, और इससे अंततः समाज में ही कमी आएगी, समाज में नेतृत्व की कमी आएगी, और समाज जो है वो मतलब एक छत्र छाया के अंदर चलता रहेगा, जिसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है या कोई भी एक पर्टिकुलर बॉडी है, कंट्रोलिंग बॉडी है, वो ये सारे इश्यूज डिसाइड करिए, क्योंकि नीचे आवाज़ उठाने वाला तो कोई बचेगा ही नहीं ना, क्योंकि ये तो चीज़ें हमें
पता लगती है तो धीरे धीरे जोश आता है। खून में एक दिन में कोई चीज़ नहीं आती, वो धीरे धीरे बढ़ी जाती है। ठीक है, बिल्कुल एक दिन में कोई चीज़ नहीं आती है, धीरे धीरे ही बिल्डअप करना पड़ता है, तभी आगे जाकर जो है एक युवा अगर राजनीति से जुड़ना चाहता है तो एक अच्छा और उसकी जो छवि है वो वक्त के साथ साथ जो है बेहतर होती जाती है, एक बेहतर राजनेता बनकर वो उभरता है। शिखा जी, आपके समय जब थी तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता था। आज क्या आपको ये लगता है कि सोशल मीडिया जो है वो बच्चों के लिए एक बेहतर विकल्प बनकर उभरा है, राजनीतिक तौर पर भी, राजनीति में भी प्लेटफॉर्म एक बेटर प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है, उनके लिए एक बेटर विकल्प बनकर उभरा है, क्या आपको लगता है? हाँ जी, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सोशल मीडिया ने पहुंच बढ़ा दी है छात्रों की अलग अलग जगहों पर। आज के टाइम पर आप कोई भी अपनी पोस्ट डालें, वो पूरे हिंदुस्तान में मिनटों में पहुंच जाती है। हमारे समय में वो नहीं था, हमारे समय में स्मार्टफोन्स भी नहीं होते थे, छोटे छोटे फ़ोन्स थे, और हम जो बात किसी से कहते थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती थी, प्रिंट मीडिया को बुलाना पड़ता था, अखबारों में छपता था, अखबार कितने लोग पढ़ सकते थे वो उस पर डिपेंड करता था हमारी बात कहाँ तक पहुँची है। और उसका कारण ये भी था कि जब हम मास अरेस्ट भी दिए हमने कि हमारी बात सुनी नहीं जा रही है, अथॉरिटी तक नहीं पहुंच रहे हैं, 24 घंटे का धरना जो है विश्वविद्यालय में हो रहा है और तकलीफ हमको एसपी साहब से है, तो वो बात उन तक पहुंच ही नहीं रही है। तो दिक्कतें तो हमें बहुत ज़्यादा आई। आज की डेट में आप घर में बैठे हुए भी अगर अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराना चाहते हैं तो आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा इसका एक और है, शायद हमको जो था वो फिजिकल ऑडियंस का रिएक्शन जल्दी मिल जाता था, वो सोशल मीडिया पे नहीं होता है। और वल्नरेबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई है टुवर्ड्स विक्टिमाइजेशन। मैं कोई रील डाल रही हूँ, कोई पोस्ट डाल रही हूँ, और जिनकी ज़ुबान वैसे नहीं है वो सोशल मीडिया पे बड़े खुल करके आपको गलत तरीके से भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं। जहाँ तक मैं गलत तरीके की बात कर रही हूँ तो बीइंग अ फीमेल मैं ये बात कह रही हूँ कि यू आर वेरी वल्नरेबल टू कैरेक्टर असैसिनेशन। एग्जैक्टली। और फीमेल्स को बड़ी इजीली कैरेक्टराइज कर दिया जाता है कि अच्छा ये इतना ज़्यादा बोलती है तो ये उस कैटेगरी की महिला है। तो वो प्रोज एंड कॉन्स तो दोनों ही हैं। हाँ, तो हर सिक्के के दो पहलू रहते हैं, तो सोशल मीडिया के भी उसी तरह से दो पहलू हैं कि एक तरफ से आप डिपेंड करता है कि आप इसका इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं। हालांकि आज की डेट में फेक न्यूज़, फेक चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है, उससे हम सभी वाकिफ है, चाहे साइबर क्राइम की बात कर लें तो सोशल मीडिया एक ऐसी प्लेटफॉर्म बन गया है जिस दो धारी तलवार है, सोच समझ के इस्तेमाल करना होता है। सोशल मीडिया के ज़माने के तो तुम ही हो, जेनजी जनरेशन जो है, तो इस पर तुम्हारा टेक तो सुनना बनता है। तुम क्या सोचते हो कार्तिक, कितना तुम्हारे लिए ये सोशल मीडिया का प्रचलन जो है वो अहम कदम साबित होता है, जबकि स्टूडेंट इलेक्शन के साथ जोड़ के इसका जवाब देना, क्योंकि स्टूडेंट इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, ऐसे में तुम्हें लगता है कि ये विकल्प एक है तुम्हारे लिए भी अपने बातों को रखने का? देखिए मैम, सोशल मीडिया की एक जो काफ़ी अच्छी करैक्टरिस्टिक है, उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता, वो है कि इसकी जो रीच है, जो पहुंच है, वो काफ़ी ऑडियंस तक एक समय पे कोई भी चीज़ पहुंच जाती है। आज के टाइम पे अगर मुझे कोई भी डिससेटिस्फैक्शन है तो मैं उसको डायरेक्टली, पहले तो मेरा प्रोसेस ये रहेगी कि मैं पहले कंसर्न्ड अथॉरिटी के पास जाऊं, लेटर लेके, और उनसे बात करूं। अगर वो मेरी बात नहीं सुनते हैं तो मैं फिर सोशल मीडिया में उस आवाज़ को उठाऊं। क्योंकि सोशल मीडिया में मुझे पता है कि मुझे कोई ना कोई सुनेगा, और हो सकता है वही सुनने वाला व्यक्ति वो हो जाए जो कुर्सी पे बैठा है। तो सोशल मीडिया ऑफ कोर्स एक प्लेटफॉर्म तो बना है आज के युवाओं के लिए। ट्विटर पे हमारे नए नए ट्रेंड्स चलते हैं, ये इसी की एक उदाहरण है। और ये राजनीति में पॉलिटिकल अवेयरनेस जो है उसको ही बढ़ाता है। आज हम बैठे बैठे हमारे जो विधानसभा के विधायक हैं, उनके जितने भी एसेट्स हैं और लायबिलिटीज़ हैं, उनका जितना भी रिकॉर्ड है, क्रिमिनल रिकॉर्ड, सब कुछ देख सकते हैं। आज कहीं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस चीज़ का बढ़ावा देती हैं, चाहे वो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स हो या PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च, जिसके कारण हमें जो भी विधेयक पास हो रहे हैं उनके बारे में अपनी उंगलियों पर पता चल जाता है, जिसकी पहले तो हमें जानना थोड़ा मुश्किल था। दूसरी चीज़, आज हम जो भी कंसर्न पर्सन है ऑनलाइन भी उससे संपर्क कर सकते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट एक काफ़ी अच्छा इसमें कदम है। जो आपने चीज़ कही कि सोशल मीडिया और स्टूडेंट पॉलिटिक्स की बात जब हम करते हैं, अभी हाल ही की बात है काठमांडू, अभी 2-3 दिन भी नहीं हुए, और वहाँ पे सोशल मीडिया से जो प्रोटेस्ट उभरा,
जिसको गवर्नमेंट ने बाद में कुचलने की कोशिश की, बट वो प्रोटेस्ट ऐसा हो गया फिर कि गवर्नमेंट, उनके प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा, उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ा और सरकार एकदम से बदल ही गई। तो यही है कि और उन प्रोटेस्ट को जिन्होंने लीड किया है, आप जो कह रहे थे ना जेनजी जनरेशन, ये जो जनरेशन 1997 के बाद जो बोर्न हुई है, जिसको हम युवा वर्ग कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि ये युवाओं का समय है, तो ये वही युवा हैं जो आज के समाज को चला रहे हैं। ये सिर्फ राजनीतिक तरीके से नहीं चला रहे, सामाजिक तरीके से, आज आप देख लें इकोनॉमिक तरीके से, स्टार्टअप्स का ज़माना है। ये हम आज के टाइम के ड्राइवर्स हैं मैम। तो ऑफ कोर्स सोशल मीडिया तो यहाँ पे है ही है, और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जितना मैंने कहना था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बिल्कुल सही कहा कार्तिक कि हमारे जो प्रधानमंत्री है वो हमेशा कहते हैं कि भारत एक युवा देश है और युवाओं की बेहद ही अहम भूमिका राष्ट्र निर्माण में रहती है, और देश हमारा जो है वो युवा देश है। बिल्कुल। शिखा जी, आपसे एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि जो स्टूडेंट इलेक्शन है, छात्र संघ का जो चुनाव है, उसे बहाल किया जाना चाहिए? आपका इस पर क्या टेक है? बिल्कुल बहाल किया जाना चाहिए, उन्हीं अधिकारों के साथ किया जाना चाहिए जिन अधिकारों के साथ ये एग्जिस्ट करता था। और जब तक हमारे छात्र, ये नई जनरेशन इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे, तब तक ये राजनीति को समझेंगे नहीं। राजनीति हमारे साथ सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक होती है। हमारे कपड़े हम पहन रहे हैं वो राजनीति तय करती है, हम क्या खा रहे हैं वो राजनीति तय करती है, हम किन शिक्षण संस्थानों में जाते हैं उसका स्टेटस क्या है वो राजनीति तय करती है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहती हूँ कि जो यूनिवर्सिटी का एक ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर है, जो वो स्टेटस है, उसको छीनने की कोशिश की गई है इन छात्र संघ चुनावों को बंद करके, जो सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन का हथियार था कि ऑटोनॉमस स्टेटस को ले लिया जाए। उससे क्या होगा कि निर्णय जो है वो लेंगे लोग जो वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे, ना कि यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन लेगी, मैनेजमेंट लेगी। और क्योंकि हम बार बार उस इशू के लिए लड़ते रहे कि जो स्वायत्तता है विश्वविद्यालय की वो बरकरार रहनी चाहिए, तो उसके लिए छात्र संघ चुनावों का होना बहुत ज़रूरी है। और इन बच्चों के लिए आगे बहुत अच्छे विकल्प खुलेंगे। और मैं दावे से कह सकती हूँ कि हमारे विश्वविद्यालय से अगर आप आंकड़े उठा करके देखेंगे, बड़े बड़े नेता निकले हैं, बड़े बड़े लोग निकले हैं छात्र संघ चुनावों से। ना करियर बर्बाद होता है, ना पढ़ाई बर्बाद होती है। मैं उसका जीता जागता उदाहरण हूँ। मैं खुद गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ, और मुझे जब डिग्री मिली थी, गोल्ड मेडल मिला था, धूमल साहब ने पहनाया था, मैं उस समय सिटिंग प्रेसिडेंट थी एससीए की। हाँ, क्योंकि ये जो आपने बात कही, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि अब छात्र संघ का चुनाव नहीं हो रहा तो बच्चे ज़्यादातर जो है करियर पर फोकस है, पढ़ाई ज़्यादा कर पा रहे हैं क्योंकि डिस्टर्बेंस नहीं है। कार्तिक, आपसे एक आखिरी सवाल, क्या आप क्या सोचते हैं कि जो राजनीति है, राष्ट्रीय राजनीति है, और जो युवा है, उसको लेकर जो हमारी सरकार है, जो हमारी केंद्र सरकार है, उसका क्या टेक है? उसके टेक को आप कैसे देखते हो? देखिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बहुत समय हो गया छात्र राजनीति को बंद किए हुए। अभी मैं यही समझता हूँ कि आगे आने वाला समय युवाओं का समय है, और मैं यही समझता हूँ कि हमारी सरकार भी इसमें जो है इसकी तरफ कदम उठा रही है, धीरे धीरे उठा रही है। इसमें सबसे पहली चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, यूथ पार्लियामेंट जो है, नेशनल यूथ पार्लियामेंट जो है, वो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स हमारी जो है वो रेगुलरली कराती रहती है। मतलब पॉलिटिकल अवेयरनेस को बढ़ाने का तरीका है सरकार के द्वारा। दूसरी चीज़ जो है वो नेहरू युवा केंद्र संगठन है, माय भारत पोर्टल हमारी केंद्र सरकार ने अभी लॉन्च किया है। इसमें जो है वो और नेशनल यूथ फेस्टिवल भी कराते हैं, जिसमें मतलब यूथ पार्टिसिपेशन जो है, युवाएं अपने भिन्न भिन्न तरीकों से चुन कर आते हैं और वो दिल्ली में इकट्ठा होते हैं और वो अपने मुद्दों को बताते हैं, अपने इश्यूज़ को सामने रखते हैं। तीसरी चीज़, हमारे इलेक्शन कमीशन जो है वो हर एक विश्वविद्यालय, इवन कॉलेज, इवन स्कूल में वो इस चीज़ का बढ़ावा दे रहा है कि इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स जो हैं वो बनाए जाएं, जिनका मुख्य उद्देश्य होगा बच्चों को जागरूक करना। सिर्फ यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन के बच्चों को ही नहीं, जो बाहर बच्चे हैं, अभी हमारे यहाँ पे पंचायती इलेक्शंस हो रहे हैं, तो इसमें जो गाँव के जो लोग हैं उनको जागरूक करना। और इसमें ये एक तो हमारे माननीय मोदी जी कहते हैं कि युवाओं का समय है और इंक्लूसिव डेवलपमेंट, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस की बात करते हैं, और इसमें युवा भी काफ़ी कुछ चीज़ें कर रहे हैं, यूथ पार्लियामेंट्स अपनी तरीके से, MUNs वगैरह, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा है। मैं समझता हूँ कि आने वाला जनरेशन, आगे वाला भविष्य जो है युवाओं का भविष्य है, और युवा, मैं काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ इस तरह। ठीक है, बहुत बढ़िया है कार्तिक, आप इतने ऑप्टिमिस्टिक है और आपकी बातों से ज़ाहिर तौर पर ये बात दिख रही है कि आप काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक नज़र आ रहे हैं। और
हम दुआ करते हैं कि आपका जो आने वाला भविष्य वो ब्राइट रहे। शिखा, आप हमारे कार्यक्रम में आई, बहुत बहुत शुक्रिया। और कार्तिक शर्मा जी, आपने भी जो युवाओं के एंथू की जो बात करी है, जिस तरीके से अपनी बात रखी है बेबाक होके, वो काफ़ी प्रेरणादायक हमारे दर्शकों के लिए भी रहा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।